हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? आज जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया स्क्रीन पर, हम आनुवांशिकता चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और आनुवांशिकता चैप्टर का आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आप सभी ने। आज हम इस चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन डिस्कस करने जा रहे हैं और आज के सेशन की शुरुआत करने के पहले मैं आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहती हूँ हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर एग्जाम क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट है, तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, या तो एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं या तो खालिस्तान में पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो मैच दी कॉलम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे तो आपको इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, सो चलिए इसकी स्टार्टिंग करते हैं। और इसे शुरू करने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन जानकारी देना चाहती हूँ आपको हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी भी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। एंड जितनी भी चीज़ें हम कवर करते हैं वो सब होती है अरेंज फॉर्मेट में, जहां बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सबके डाउट करते हैं सॉल्व। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस कहानी की, आज की इस पूरी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करते हैं कि मैम आप जो भी हमें चीज़ें पढ़ाते हैं इन सब के नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे। सो नोट्स की जो लिंक है ना बेटा, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो वहाँ से हम ई नोट्स और ई बुक दोनों ही चीज़ें अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पूरी कहानी की। और इसे शुरू करने के पहले एक छोटा सा सेक्शन मुझे आप लोगों को और बताना था कि जब भी किसी चैप्टर की शुरुआत करते हैं ना बेटा, तो हमें उसका पहले तो चैप्टर ओवरव्यू देखना होता है। मतलब चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम कवर करने वाले हैं ये देखना होता है। सो आपके सामने यहाँ पर लिखा है पाठ परिचय, जिसे एक्चुअली में हम चैप्टर ओवरव्यू कहते हैं, जो हमें बताएगा कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है। जनन, इसे इंग्लिश में हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जनन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? जनन को हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन बोलते हैं। पहली बात तो ये होगी। ये इंग्लिश में क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके दौरान वेरिएशंस का संचयन कैसे होता है? तो जो जनन है ना, वो 2 तरीके का होता है। ठीक है बेटा, जो जनन है ना भाई, वो कितने तरीके का होता है? वो 2 तरीके का होता है। एक होता है क्या? लैंगिक जनन, है ना। एक होता है क्या? लैंगिक जनन, और एक होता है क्या? अलैंगिक जनन। यानी कि एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस या विभिन्नताएं तो देखने को मिलती ही है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। हाँ, ये सच है कि अलैंगिक जनन में वेरिएशंस ऐसे नहीं मिलते हैं, लैंगिक जनन में देखने को मिलते हैं। रीजन क्या होता है? आप याद करो, मैंने आपको पढ़ाया है जीव जनन कैसे करते हैं उस वाले चैप्टर में। इसके ठीक पहले वाला बायोलॉजी का चैप्टर, वहां हमने इसे ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है। ओके, जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, जहां पर हम आज पूरी कहानी अभी डिस्कस करेंगे। देन मैं आपको आनुवांशिकता के बारे में बताऊंगी कि भाई ये आनुवांशिकता क्या होती है, वंशागत लक्षण क्या होते हैं, लक्षणों की वंशागति के नियम, जहां पर हम मेंडल का योगदान डिस्कस करेंगे। मेंडल जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसके बारे में जानेंगे। यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम जानेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण के बारे में। एक्चुअली में क्या हुआ था, अगर आनुवांशिकता चैप्टर की जब भी शुरुआत होती है ना, आपको इस पूरे चैप्टर में एक ही साइंटिस्ट का नाम मिलेगा और उनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम है उनका? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये एक ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने हमें आनुवांशिकता के, हम वंशागति के नियमों के बारे में बताया कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नए गुणों का विकास कैसे होता है, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वेरिएशंस कैसे देखने को मिलते हैं और किस लेवल की
देखने को मिलते हैं, होते भी हैं या नहीं होते हैं। मल्टीपल चीजें थी जो इन्होंने हमें यहाँ पर बताई थी। ओके, सो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन कैसे होता है, ये डिस्कशन का पॉइंट होगा। आनुवंशिकता क्या होती है, ये डिस्कशन का पॉइंट होगा। वंशागत लक्षण क्या होते हैं, जिसके लिए मैं आपको पढ़ाऊंगी लक्षणों की वंशागति के नियम, जहां हम मेंडल जी का योगदान देखेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने 8 साल तक पूरी मेहनत की, और इनकी 8 साल की मेहनत के बाद तरह तरह से इन्होंने संकरण कराया पौधों का, बीजों के रंगों का प्रयोग किया इन्होंने, है ना, बीजों के आकार का, अलग अलग बीज के आकार यूज करे इन्होंने, लंबे पौधे और बौने पौधों का यूज किया, सारी चीजें इन्होंने की। और 8 साल तक मेहनत करने के बाद इन्होंने हमें वंशागति के नियमों के बारे में बताया। लेकिन जैसे बताया जा रहा है, चीजें उतनी आसान नहीं थी। इतनी कड़ी मेहनत के बाद इन्हें सफलता इतने जल्दी नहीं मिली थी, इनकी मृत्यु के बाद मिली थी। ये एक ऐसे साइंटिस्ट रहे थे जिन्होंने मेहनत तो कर ली थी, लेकिन इनकी मेहनत केवल कागज तक ही सीमित थी। जब इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके कई सालों के बाद जब दूसरे साइंटिस्ट ने इसकी तरफ विचार किया और उन्होंने सोचा कि अच्छा ऐसा कुछ पहले हो चुका है, एक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इतना कुछ बताया है, और फिर जाके इस पूरी कहानी को बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं एक नया मोड़ मिला, और वंशागति के नियमों का आज की डेट में हम पालन करते हैं। इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला गया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद सफलता मिली। तो लाइफ में क्या होता है ना बेटा, इस चीज पर तो मैं भी बिलीव करती हूँ, और मैं आप लोगों से कहूंगी कि भाई आप लोग भी इस चीज पर बिलीव करो कि हमें कई बार ऐसा लगता है कि आज हमने मेहनत की है, 4 घंटे पढ़ाई की है, इसका आउटपुट नेक्स्ट डे मिलना चाहिए, कल टेस्ट है तुरंत मिल जाए। नहीं मिल सकता बेटा, कई बार नहीं हो पाती हैं चीजें। मान लेते हैं आज तुमने 6 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करी, कल तुम्हारा टेस्ट है, फिर भी बिगड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने प्रेशर में आके पढ़ाई की। कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर में आके जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो चीजें लर्न हो भी रही होंगी ना, तो भी नहीं हो पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो पढ़ाई अगर प्रेशर को लेकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो कभी जीवन में पढ़ाई नहीं हो सकती। आपको पढ़ने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से क्या रखना होगा, शांत। अगर दिमाग शांत होगा तब जाके आप अच्छे से क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, है ना। प्रेशर में कोई काम नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है कि बहुत प्रेशर हमारे ऊपर आ जाता है, जैसे क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम, काफी सारे बच्चे वो प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते हैं, काफी सारे बच्चे वो प्रेशर से डील नहीं कर पाते, कुछ बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं। नहीं करना, जीवन का नाम ही संघर्ष है ना। आपको किसी चीज को छोड़ना है, जैसे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दिया, अरे एफर्ट्स लगाओ, एफर्ट्स लगा रहे हो फिर भी नहीं हो रहा, और एफर्ट्स लगाओ। ऐसे कैसे नहीं होगा कि कोई दूसरा कर पा रहा है और हम नहीं कर पा रहे? हम भी तो इंसान ही, ह्यूमन की ही कैटेगरी में आते हैं ना। तो बस ये कुछ पॉइंट्स में इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये सीखो, जानो कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं उसका अभी नतीजा मिलेगा नहीं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सालों साल मेहनत करते हैं, और वो सालों साल मेहनत करते हैं इसलिए कि आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। तुरंत किसी को कुछ नहीं मिलता है। हमें भी काफी टाइम हो गया पढ़ाते हुए, आज हम आपके सामने इतना अच्छे से जो बोल पाते हैं, बहुत मेहनत की है इसके पीछे, बहुत टाइम दिया है, बहुत अच्छे से आपके लिए भी पढ़ाई की है, हमने भी नोट्स बनाए, तब जाके हम आपके सामने आज की डेट में खड़े हैं, है ना। तो कोई भी चीज रातों रात नहीं होती, तुरंत नहीं होती है, ठीक है। खैर आगे आते हैं, मेंडल जी का योगदान देखेंगे। अभी मैं आपको जस्ट अभी पढ़ाऊंगी एक संकल संकरण, द्विसंकर संकरण क्या होता है, ये लक्षण आप अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, ये भी हम जानेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण क्या होता है, इस पर भी हम क्या करेंगे भाई, चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी की। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और हाहाकार मचा दीजिए कमेंट सेक्शन में कि यस मैम हम सभी तैयार हैं आज की इस कहानी के लिए। सब बात कुछ ऐसी है कि हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव बोल दो, व्यष्टि बोल दो, उत्पन्न होते हैं, जो जनक के समान होते हुए भी कुछ कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बोला है कि हमने देखा है कि जो जनन प्रक्रम होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसके द्वारा नए जीव या व्यष्टि जो है भाई वो उत्पन्न होते हैं, जो जनक यानी पेरेंट के समान होते हुए भी कैसे होते हैं बेटा, कुछ भिन्न होते हैं। फिर हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं या वेरिएशंस होती हैं, है ना। हमने ये चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं, है ना, वेरिएशंस उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सबल विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन द्वारा ही होती हैं। मैम इसका मतलब क्या है, सब मैम आपको बताती हैं इसका मतलब क्या है। मुझे पता है
तुम लोग इतने महान हो ना कि तुम भूल गए होगे जीव जनन कैसे करते हैं उस सेक्शन को। तो एक छोटू सा रिवीजन तो बनता ही है ताकि ये चैप्टर तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? सो जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्लियर? जनन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो भैया ये होता है रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ये जो रिप्रोडक्शन या फिर जो जनन होता है ना, ये दो आधार से होता है। एक होता है क्या लैंगिक जनन और दूसरा होता है क्या अलैंगिक जनन। ठीक है? एक होता है क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं लैंगिक जनन, और एक होता है क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे हम क्या बोलते हैं अलैंगिक जनन बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो लैंगिक जनन होता है और जो अलैंगिक जनन है दोनों में क्या पाए जाते हैं भैया? डिफरेंस, दोनों में अंतर होते हैं। जैसे लैंगिक जनन जो होता है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है ना, मेल एंड फीमेल दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। और वहीं अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें मेल होगा या फिर क्या होगी भैया? फीमेल होगी। क्लियर? मेल होगी या फिर क्या होगी? फीमेल होगी। ये बात समझ में आई? अब हमने क्या जाना कि अगर ऐसा है ना, या तो इसमें एक की आवश्यकता होती है और इसमें तो दोनों की ही आवश्यकता होती है। तो जब मेल और फीमेल इंक्लूड होते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल और फीमेल जो है इनके बीच में निषेचन या फर्टिलाइजेशन होता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलते हैं, आपको याद है ना, मेल की अगर हम बात करते हैं है ना, तो प्रजनन के लिए या ऐसा बोलना चाहिए निषेचन के लिए नर युग्मक और क्या बेटा? मादा युग्मक। नर युग्मक और क्या बेटा? मादा युग्मक, यही आपस में मिलकर क्या करते हैं? सो नर युग्मक और मादा युग्मक यही आपस में मिलकर क्या करते हैं? तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना? और नर युग्मक बोले तो क्या? शुक्राणु, है ना, और मादा युग्मक बोले तो क्या? ओवम यानी कि अंडाणु, है ना। और शुक्राणु और अंडाणु मिलकर ही क्या करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं। किस चीज का निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं बेटा? जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ये जायगोट कहलाता है। सो नर युग्मक मादा युग्मक ये आवश्यकता होती है निषेचन फर्टिलाइजेशन के लिए। अब क्या होता है ना, मैंने आपको जीव जनन कैसे करते हैं वहां पर बताया है कि जो मेल गैमेट होता है, जो फीमेल गैमेट होता है, बेसिकली जैसे हमारे घर में कई बार होता है, पापा कहते हैं कि अरे इसके अंदर ये जो लक्षण है ना ये मेरा है, मम्मी कहती है कि अरे इसके अंदर ये जो लक्षण है ना वो मेरा है। ये बातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बातें होती हैं कि इसके अंदर लक्षण मेरा है, ये मेरा, कई बार ऐसा भी तो बोलते हैं अरे पता नहीं ये वाला लक्षण कैसे आ गया, ये तो मेरा नहीं है। हाँ, पता नहीं ये लक्षण कैसे आ गया, ये तो मेरा नहीं है। तो इस पूरी बातों की अगर मैं बात करती हूँ, है ना, जो हमारे यहाँ जनरली होता है, तो ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का विकास होता है, जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की बात आती है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में नए गुणों का भी क्या होता है बेटा? विकास होता है। ओके, और अलैंगिक जनन में बहुत कम ही वेरिएशन, विभिन्नताएं मिलती हैं। अलैंगिक जनन में उतनी नहीं मिलती, माइनर से मिलती है, क्योंकि जब डीएनए की, ऐसा बोलना चाहिए, कॉपी की जाती है ना, न्यूक्लियस की कॉपी की जाती है, तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि की वजह से थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। ज्यादा कहाँ मिलता है? लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो बात मैंने अभी आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन की है समझ में आ गई ना? पक्का? चलिए नेक्स्ट आते हैं, है ना। अब हमने देखा है कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, जो जनक के समान होते हुए भी कैसे होते हैं? कुछ भिन्न होते हैं। हमने ये चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। बिल्कुल सही। और मानव एवं अधिकतर जंतु, है ना, देखो अगर हम गन्ने के खेत का अवलोकन करेंगे ना, तो हमें वहां पर व्यष्टिगत पौधों में बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं होते हैं, बल्कि कैसे? बहुत कम वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, वहीं हम ह्यूमंस की बात करते हैं या फिर हम दूसरे सजीवों की ही बात करते हैं। सो ह्यूमन को ले लो या फिर ज्यादातर हम एनिमल्स, जंतु को ले सकते हैं। तो लैंगिक जनन द्वारा
इनमें क्या होती हैं, विभिन्नताएं, वेरिएशंस मिलती हैं। इनमें व्यष्टिगत स्तर पर बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं और ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते जाते हैं। इस चैप्टर में हम उन क्रिया विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण वेरिएशन एवं वंशागत ये होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम अपनी मेन कहानी की तरफ, है ना। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन को कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन एक्चुअली में कैसा होता है ना, कि जनन के दौरान विभिन्नताएं जो होती हैं, जो वेरिएशंस होते हैं, वो कैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, कैसे उनका क्या होता है भैया, संचयन होता है। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागतीय संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प, जिसे हम डिजाइन कहते हैं, एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल सही बोला है। आप यहाँ पर एक छोटू सा एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक इमेज आपके सामने यहाँ पर मैंने यूज की है और ये आपकी NCERT की ही इमेज है। अगर आप इसे बहुत ध्यान से देखो तो आप देख पाओगे कि हाँ भाई, यहाँ पर दो संतति हमें दिखाई दे रही है। हमने देखा कि पूरा स्ट्रक्चर तो सेम है, डिजाइन तो सेम है ना, लेकिन हमें थोड़े से वेरिएशन, माइनर से वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं, है ना, है कि नहीं है, बिल्कुल है। फिर हमने देखा कि भाई यहाँ से भी दो संतति का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अगेन थोड़े से वेरिएशंस हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, थोड़ी सी विभिन्नताएं जो हैं हमें यहाँ पर भी दिखाई दे रही हैं। सो उत्तरोत्तर पीढ़ियों में विविधता की उत्पत्ति शीर्ष पर दिखाए गए पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनकी आधारभूत शारीरिक संरचना तो एक समान होगी, परंतु वेरिएशंस यानी विभिन्नताएं भी होंगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगा, है ना, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं। और चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव व्यष्टि स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होंगे। ठीक है, सो कुछ विभिन्नताएं विशिष्ट होती हैं यानी स्पेसिफिक होती हैं, जबकि कुछ उन्हें अपने जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में मिलकर एक दूसरे से भिन्न है। चलो मैं आपको समझाती हूँ, हालांकि ये समझ में तो आपको आ गया होगा। सो पूर्ववर्ती पीढ़ी यानी कि पहली पीढ़ी, पहले की पीढ़ी। सो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागतीय संतति को एक आधारिक संरचना या अभिकल्प या डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं, वेरिएशंस जो हैं वो प्राप्त होती हैं। आप जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहरित वेरिएशंस, विभिन्नताएं एवं कुछ नई पीढ़ी विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी, बिल्कुल होंगी। चित्र 8.1 में उस स्थिति को दर्शाया गया है जबकि केवल एक जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, और जो पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टि या फिर जीवाणु में क्या होता है, परिवर्तित होता है, जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, बिल्कुल होंगी, आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी, उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा, जो DNA प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। अब मैम इसका मतलब क्या है, बता रही हूँ, सब समझा रही हूँ। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होगी, है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन का एक एग्जाम्पल देती हूँ, है ना। हम यहाँ पर एक अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, हम यहाँ पर एक अमीबा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। सो ये है हमारे सामने अमीबा, ठीक है, ये है हमारे सामने एक अमीबा। ये उसका क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, ये उसका क्या है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक है। तो हमने क्या देखा भैया कि ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस। अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म। साइड में लिख लेने दो, है ना, दिक्कत हो जाएगी वरना। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या देखा, न्यूक्लियस। हिंदी में जैसे हम क्या बोलते हैं, सो हिंदी में ये क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहलाता है, सो इसे केंद्रक कहते हैं। और ये क्या होता है भैया, सो इसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं बेटा। एक्चुअली में ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दो से बोलना चाहिए, दो अमीबा में डिवाइड, मतलब एक अमीबा से ही दो संतति कोशिका या दो अमीबा का क्या होता है भाई, निर्माण होता है। ठीक है ना, दो अमीबा का निर्माण होता है। अब मैं इसको सेम कैसे बनाऊं, रुको, इसको हम ऐसे सेम बनाते हैं। ठीक है, एक अमीबा यहाँ पर हो गया,
और एक अमीबा यहाँ हो गया, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा, हमने ये जाना, हमने ये पाया कि इसका भी क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक, इसका भी क्या है, न्यूक्लियस केंद्रक। तो अब क्या होता है ना, जब ये न्यूक्लियस अपने आप को सबसे पहले डिवाइड करता है, देन साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है, फिर ऐसे करके 2 संतति कोशिकाओं में ये बट जाता है। तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है और ये अपनी प्रतिकृति बनाता है, तो कॉपी बनाता है, सो उस समय थोड़ी सी त्रुटि मिस्टेक के कारण कुछ कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण माइनर सा वेरिएशन देखने को मिलता है। कैसा वेरिएशन देखने को मिलता है, माइनर सा वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के साथ अब आते हैं हम, समझ में तो आ ही गया होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइनर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा होता है, और लैंगिक जनन में कम होता है, बहुत कम, ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा सा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन में ज़्यादा होता है। सो इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों की चर्चा के समय देखेंगे, और क्या किसी प्रजातियों में सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है, निश्चित रूप से तो नहीं, है ना। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रकृति में विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने के क्षमता वाले जीवाणुओं को और अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है, उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। अगर वेरिएशंस, विभिन्नताएं नहीं होंगी, तो स्पीशीज अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाएंगी। कई सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो वेरिएशंस, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में परिवर्तन होने के कारण ये स्पीशीज अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख पाती हैं, है ना। जो अगर वेरिएशंस हो रहे होंगे वो बनाए रख पाएंगे, लेकिन जहां वेरिएशंस नहीं हो रहे होंगे वहां पर वो इसमें परिवर्तन नहीं कर पाएंगी। ऐसा मोस्टली किसमें होता है, ऐसा मोस्टली होता है अलैंगिक जनन में, यानी कि किसमें होता है, अलैंगिक जनन में होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में तो वेरिएशंस ही हो रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? सो ये कहानी हमने जानी है, ठीक है। अब पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जो है जैव विकास प्रक्रम का आधार है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी मैं करवाऊंगी, मैं ही करवाने वाली हूँ इसकी चर्चा, तो सुनो। अब हम हेरिडिटी पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम एक्चुअली में आनुवंशिकता कहते हैं। वंशागत लक्षण में आपको बताऊंगी, ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे भाई। तो सुनो सुनो सुनो, अभी तो पहले मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएं कि जितनी कहानी मैंने अभी फटाफट से एक्सप्लेन की समझ में आ गई कि नहीं। इनसे ऐसे कोई क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बोर्ड में, अब जो पढ़ाने जा रही हूँ क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। समझ पा रहे हो? अब जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ ना, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पॉइंट ये है कि मैम वो पॉइंट मतलब वो है क्या जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए हमें जानना होगा क्या, आनुवंशिकता को। किसे जानना होगा? आनुवंशिकता को। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन का होना है। एक बात बताओ, हम इंसान हैं, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी जानवर की थोड़ी ना होगी, इंसान की ही होगी ना, तो डिजाइन या स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेम होगा। वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। एक इंसान के शरीर से एक इंसान का ही जन्म होगा, ऐसा नहीं है कि भाई एक इंसान के शरीर से दूसरे किसी जीव का जन्म हो रहा है, असंभव है ये चीज, है ना, असंभव ही है। मतलब भूल जाओ कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करता है कि जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूरी तरह से विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। चलो एक काम करते हैं, इस पर थोड़ी सी हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, जहाँ सबसे पहले मैं वंशागत लक्षण क्या है वो बताती हूँ। एक ऐसा लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारा क्या अभिप्राय है? एक बात बताओ, हम बात करते हैं समानता की और वेरिएशंस की, कि कुछ चीजें समान हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं। तो हम समानता और विभिन्नता दोनों की जो बात करते हैं, हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी ये पूरी तरह से अपने जन को जैसा तो दिखाई नहीं पड़ता है, तथा मानव समष्टि में ये विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। बिल्कुल सही बोला है। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, मानव समष्टि की बात करते हैं, तो उनमें ये वेरिएशन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, मतलब अच्छे से दिखाई देता है। चलो एक काम करते हैं, पहले ग्रेगर जॉन मेंडल जी के बारे में जानते हैं, फिर हम एक एक करके उन टर्मिनोलॉजीज के बारे में
उन शब्दावलियों के बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर से आपको पता होनी चाहिए, ताकि जब मैं एक संकर संकरण आपको कराऊं, जब मैं आपको द्वि संकर संकरण कराऊं, तो आप बिल्कुल ऐसे अनजान बन के मुझे ना देखो कि अरे मैम क्या पढ़ा रहे हो आप, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। बेटा बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुका है, तो ये तो बात करना ही नहीं। जो पढ़ा रही हूँ दिमाग में डालते चलो, और ये तब डालते चलोगे जब तुम शांति से बैठ के पढ़ रहे होगे, शोर में नहीं बैठे होगे, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ रहे होगे। समझ रहे हो? बस तो सुनो, ग्रेगर जॉन मेंडल जी, कई बार एमसीक्यूज में इनसे क्वेश्चंस मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जन्म कब हुआ? 1822 में हुआ। इनका बर्थ कब हुआ? 1822 में हुआ। इनकी डेथ कब हुई, यानी कि भैया मृत्यु कब हुई? सो इनकी डेथ यानी कि मृत्यु 1884 में हुई, यानी कि 1884 में हुई। मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो मेंडल जी थे, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो एक गिरजाघर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी, तथा वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। पता लाइफ में ये चीज तो होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कि अभी आप क्लास 10th में हो, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे ना 11th 12th में साइंस नहीं लेना, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, पढ़ ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता ये चीज़। पर हो सकता है तुम ये चीज़ बहुत अच्छे से कर सको। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि जब तुम ये साइंस लो, मान लो घर वालों ने प्रेशर किया कि बेटा तुम अपने अंदर की खूबी नहीं पहचान पा रहे हो, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, लेकिन तुम डर रहे हो, तुम आगे को लेकर डर रहे हो कि मार्क्स कम आए, कुछ हो गया, मोटी मोटी बुक्स देख के डर रहे हो। बट एक्चुअली में जब हम स्टेप उठाते हैं ना, और हम जब करना शुरू करते हैं, वो चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। कई बार हमें डर लगता है कि स्टेप उठाना चाहिए कि नहीं। आपको लाइफ में हमेशा एक चीज़ मेरी ध्यान रखना, जिस दिन आपको लगे कि किसी भी काम को करने में आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए ना कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है, मैं सफल हो जाऊंगा, है ना, तो सफल होना चाहे ना होना वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपने अपने आप को लेकर जो कॉन्फिडेंस दिखाया ना, वो जनरली लोग दिखा नहीं पाते। सब अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते, सब अपने ड्रीम तक पहुंच ही नहीं पाते। किसी को तो पता ही नहीं होता है। जब हम छोटे छोटे होते हैं, अभी तुम छोटे छोटे हो ना, कोई क्लास में आके बोलता होगा बताओ क्या करना है, तो तुम क्या बोलते होगे? मुझे डॉक्टर बनना है। कोई बोलता होगा इंजीनियर। लेकिन जब बनने की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, नहीं बन पाते हैं। आप लकी हो बहुत अगर आप अपना ड्रीम अचीव करने में सफल होते हो तो, और उसके लिए आपको ही मेहनत करनी है, किसी और को नहीं करनी है। तो वो चीज़ें तब हो पाएंगे जब आप एफर्ट्स लगाओगे, किसी और के एफर्ट्स लगाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। सो भैया मेंडल जी थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? गिरजाघर में हुई थी, है ना। और वह विज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए थे। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल हो गए। पढ़ाने के लिए इनका एक एग्जाम हुआ, उसमें ये फेल हो गए। तो पहली बार असफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे लोग ही लाइफ में ज्यादा कुछ कर पाते हैं। जैसे तुम में से कई लोगों की अगर मैं बात करूं, तो कई बार ऐसा होता है कि भाई फेल हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स बिगड़ गए, कुछ भी हो सकता है। पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम खराब हो जाएंगे। प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या किया भाई, असफल हो गए और उनके वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सके। वे अपनी मोनेस्ट्री में वापस गए और मटर पर प्रयोग करना इन्होंने प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशगत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया, है ना, फिजिक्स और मैथ्स को मिला दिया इन्होंने। और वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे के द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा था। मतलब इन्होंने मटर के पौधों को क्यों चुना वो तो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन इन्होंने एक एक पीढ़ी के पूरे रिकॉर्ड्स रखे, चेंजेस किए, परिवर्तन किए, सब कुछ इन्होंने अपने पास रखा और गणना की। इससे उन्हें वंशगत नियमों के प्रतिपादन में क्या मिली? सहायता मिली, और बहुत अच्छी सहायता मिली, जिसे आज के डेट में हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ पा रहे हैं। ठीक है। तो क्या होता है ना, अब एक एक करके हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर सबसे पहले कि मेंडल जी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया, क्या योगदान दिया, हम वो जानेंगे। इसका मतलब मैं आपको पहले तो बताऊंगी कि जीन यानी फैक्टर क्या होते हैं। क्या होता है ना बेटा, एक संकर संकरण
द्विसंकर संकरण, ये बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपको इन सभी शब्दावलियों का मतलब पता होना चाहिए। जैसे जीन या कारक क्या होते हैं, युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ क्या होता है, सम युग्मजी एवं विषम युग्मजी क्या होता है, शुद्ध जाति क्या होती हैं, लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप क्या होते हैं, प्रभावी एवं अप्रभावी क्या होते हैं, एक संकर एवं संकरण क्या है, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, और फिर तो भाई मंडल जी का योगदान ही आ जाएगा। ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जीन या कारक से, कि जीन कारक इंग्लिश में जिसे हम क्या बोलते हैं, कारक को फैक्टर, ठीक है। सो मेंडल के अनुसार, मेंडल जी का ऐसा मानना था, सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होता है। बिल्कुल सही कहा है कि मेंडल जी के अनुसार जितने भी सजीव होते हैं, इनके प्रत्येक लक्षण का जो नियंत्रण है ना, वो कुछ कारकों यानी फैक्टर्स या फिर निर्धारकों के द्वारा होता है। आधुनिक आनुवांशिकी में इन्हीं कारकों को क्या कहा गया है बेटा, जीन कहा गया है। आज के डेट में अगर हम बात करते हैं, आधुनिक आनुवांशिकी में अगर हम बात करते हैं, तो यही सारे फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, इन्हीं को ही हम जीन कहते हैं। ये आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई होती है जीन, है ना। ये क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है जेनेटिक्स की। अब ये इसके बारे में अगर बात करें तो ध्यान से सुनो। सेल होता है, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है, डीएनए, और इसी में क्या पाई जाती है भैया, जीन्स पाए जाते हैं, है ना। जीन बेसिकली काम क्या करते हैं, सो एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन को बेटा दूसरी जनरेशन में पहुंचाने का काम करते हैं। ओके, सो मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों या निर्धारकों द्वारा होता है। आधुनिक आनुवांशिकी में इन्हीं कारकों को क्या कहा जाता है बेटा, सो यही कारक क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। ये आनुवांशिकी की क्रियात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट होती है, जो किसी लक्षण की वंशागति एवं इसके प्रदर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उत्तरदायी होते हैं। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, सो इसका प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट का नाम था जोहानसन। क्या नाम था उनका, सो उनका नाम था जोहानसन। ओके, सो ये थी कहानी जो मुझे आप सबसे डिस्कस करनी थी जीन या कारक के बारे में। नाउ नेक्स्ट आते हैं युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमार्फ के बारे में जानने के लिए, कि भैया ये युग्म विकल्पी या फिर एलिलोमार्फ क्या होता है। कई जगह आपको ये युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ वर्ड जो है वो मिलेगा। सो विपरीत लक्षण वाले युग्मों को हम एलिल्स जो है वो बोलते हैं, यानी कि युग्म विकल्पी बोलते हैं। जैसे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया। इस युग्म में एक गुणसूत्र पर कैपिटल आर तथा दूसरे गुणसूत्र पर स्मॉल आर, ये युग्म विकल्पी उपस्थित होता है। अतः एक ही विपर्यासी लक्षण के दोनों विकल्पों को नियंत्रित करने वाले जीन की युग्म यानी इसका जो पेयर है ना, जहां पर हमने देखा कि ये एक दूसरे के विपरीत यानी कि ऑपोजिट है, बस यही क्या कहलाते हैं, एलिलोमार्फ कहलाते, एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी के नाम से जानते हैं। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, क्या तुम सबको मेरी ये बात समझ में आ रही है, पक्का कंफर्म। चलो नेक्स्ट आते हैं इसी के साथ साथ कि मैम फिर ये सम युग्मजी क्या होता है और फिर विषम युग्मजी क्या होता है। सो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब एक विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो फिर इसे क्या कहा जाता है, सम युग्मजी कहा जाता है। क्या कहा मैंने आप सभी से, सो मैंने आप सबसे ये कहा है कि जब एक विपर्यासी लक्षण, मैम ये विपर्यासी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विपरीत लक्षण। बेटा कौन सा लक्षण, विपरीत लक्षण। सो जब एक विपर्यासी लक्षण को यानी कि विपरीत लक्षण को कंट्रोल करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो उसी को हम सम युग्मजी कहते हैं। अब क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन या अंतः प्रजनन होने पर संतति पैतृक के समलक्षणी या फिर समलक्षणी एवं समजीनी होती है। और समयुग्मजी लक्षण शुद्ध होते हैं, प्योर होते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कैपिटल टी कैपिटल बी है ना, स्मॉल बी, तो ये क्या होते हैं, समयुग्मजी होते हैं जो कैसे होते हैं, शुद्ध यानी कि प्योर होते हैं।
ठीक है ना। किंतु जब विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले, यानी कि विपरीत लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों ही जीन कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कि एक कैपिटल जीन है और एक स्मॉल है ना, एक स्मॉल है एक कैपिटल है, सो ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत यानी कि उल्टे हैं। तो जब विपर्यासी लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों जीन अलग अलग हो तो इसे क्या कहा जाता है, विषम युग्मजीव कहा जाता है। इसमें स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन या अंतः प्रजनन होने पर संतति में प्रभावी दोनों विपर्यासी लक्षण या विपरीत लक्षण व्यक्त होते हैं। विषम युग्मजीव लक्षण संकर यानी कि हाइब्रिड होते हैं। सिंपल सरल साधारण भाषा में अगर मैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को बताऊं कि समयुग्मजीव विषम युग्मजीव कैसे समझोगे, जो समान लक्षण रखते हो समयुग्मजीव और जो विपर्यासी या विपरीत लक्षण रखते हो वो कैसे होंगे भैया, विषम युग्मजीव होंगे। सो ये थी कहानी इसकी। हमने क्या क्या जान लिया, हमने जीन या कारक क्या होते हैं ये जाना, हमने युग्म विकल्पी अथवा एलिलोमॉर्फ क्या होता है ये जाना, हमने समयुग्मजीव एवं विषम युग्मजीव क्या होता है ये जाना। कई बार एमसीक्यूज में आपको प्योर स्पीशीज के बारे में पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा शुद्ध जातियां क्या होती हैं। सो ध्यान से सुने, ऐसे पादप या फिर ऐसे प्लांट जो समान लक्षण वाले पादपों से उत्पन्न होते हैं, यानी ऐसे प्लांट से जो है उत्पन्न हो रहे हैं जिनके लक्षण कैसे हो, प्योर हो, शुद्ध हो, समान हो, वही क्या कहलाती हैं, शुद्ध जाति के पादप कहलाते हैं। इनमें लक्षणों के कारक यानी कि जो फैक्टर हैं या फिर जो जीन है वो समयुग्मजीव होते हैं, दैट मीन्स समान होते हैं, अलग नहीं होते हैं। कैसे जानेंगे हम इसको, मान लेते हैं कि कैपिटल टी हो सकता है भैया, स्मॉल टी हो सकता है, कैपिटल आर हो सकता है, स्मॉल आर हो सकता है, कैपिटल डब्ल्यू हो सकता है, स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। इसी के साथ साथ ये कैपिटल बी हो सकता है, कैपिटल के बाद स्मॉल बी हो सकता है। बस यही क्या कहलाती हैं, प्योर स्पीशीज यानी कि शुद्ध कहलाती हैं। दो शुद्ध जातियों में परस्पर संकरण होने पर अगली पीढ़ी में शुद्ध लक्षण वाले जंतु अथवा पादप ही क्या होते हैं बेटा, उत्पन्न होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि आप पहले तो वर्ड्स को ध्यान से कैच करना, अगर शुद्ध लिखा है तो समझ जाना कि सब यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। कैपिटल वाले सेम होने चाहिए, स्मॉल वाले भी क्या होने चाहिए बेटा, सेम ही होने चाहिए। ठीक है, सो ये थी कहानी जो मुझे आपसे क्या करनी थी, डिस्कस। नाउ नेक्स्ट आते हैं लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप को पढ़ने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए। लक्षण प्रारूप जीव के विभिन्न दैहिक लक्षण, जैसे उसका आकार हो गया, जैसे आकृति हो गई, रंग एवं स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। समान लक्षण प्रारूप वाले जीवों की जीनी संरचना भी समान हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। और जीन प्रारूप जीव की जीनी संगठन को क्या करता है, व्यक्त, जो कि उसमें विभिन्न दिखाई न देने वाले लक्षणों को भी निर्धारित करता है। समान जीन प्रारूप वाले जीवों के लक्षण प्रारूप हमेशा कैसे होते हैं, समान ही होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। अब एक और चीज़, आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको एक और पॉइंट देखने को मिलेगा, और वो क्या होगा, एक मिलेगा आपको प्रभावी और एक मिलेगा आपको प्रभावी, अप्रभावी। मैम दोनों में क्या डिफरेंस होता है? अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसा लिख रही हूँ, दैट मीन्स ये हमें बता रहा है कि ये शुद्ध लंबे पौधों की बात चल रही है ना। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो ये बता रहा है कि शुद्ध बौने पौधों की बात चल रही है। अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ तो भी हमें शुद्धता के बारे में ही पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे लिखूं तो क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा किसकी प्रभाविता ज़्यादा है, शुद्ध तो नहीं बोलेंगे अब यहाँ पर, लेकिन हम ये ज़रूर बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर लंबे पौधों की प्रभाविता ज़्यादा है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो भी हमें प्रभाविता किसकी दिखाई दे रही है, कैपिटल आर की। तो प्रभाविता ज़्यादा, कम होना या फिर प्रभावी होना या अप्रभावी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनो,
युग्म विकल्पी कारकों के ऐसे लक्षण या वह लक्षण जो सम युग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्थाओं में प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए किसी भी पादप का लंबापन इसमें आ सकता है, पुष्प का लाल रंग इसमें आ सकता है, वह लक्षण जो केवल सम युग्मजी स्थिति में प्रदर्शित होते हैं तथा विषम युग्मजी अवस्था में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए इसमें बौनापन आ जाएगा, पुष्प का सफेद रंग आ जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे भैया, एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है ना, उदाहरण के लिए आप इससे समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हाइब्रिड की तरफ। हम जानते हैं कि भैया संकर एवं संकरण क्या होता है, तब मैं आपको एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण पढ़ा पाऊंगी, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और हम क्या पढ़ पाएंगे बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ पाएंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच में निषेचन कराया जाता है यानी फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, तो यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, संकरण। जब ह्यूमंस की बात करते हैं ना बेटा, जैसे ह्यूमंस में हम जनरली क्या वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई उनमें क्या होता है, पॉलिनेशन कह रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। ऐसे ही प्लांट्स में पहले पॉलिनेशन होता है देन फर्टिलाइजेशन होता है। वहीं अगर बात करें संकरण वर्ड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले यानी ऐसे लक्षण जो तुलना वाले होंगे, सो जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा के बीच में फर्टिलाइजेशन निषेचन कराया जाता है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, संकरण। और इससे उत्पन्न संतानों को क्या कहा जाता है, संकर कहा जाता है। जैसे शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पादपों को क्रॉस कराने पर शुद्ध लंबे पौधे क्या होंगे भाई, शुद्ध तो नहीं लेकिन हाँ लंबे पौधे प्राप्त होंगे, यही क्या हुआ है, संकर हुआ है। अब हमने क्या देखा, लंबे पौधे प्राप्त हुए, यही क्या कहलाएगा, संकर कहलाएगा। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण। मैम दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो जो एक संकर संकरण होते हैं ना, वो बेसिकली एक लक्षण को व्यक्त करते हैं, और जो दो द्विसंकर संकरण होते हैं वो दो तरीके के लक्षण को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे सुनो, मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक समय में केवल एक तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण की वंशागति का ही क्या किया है, अध्ययन किया है। इसी को हम एक संकर संकरण कहते हैं। ठीक है, जहां पर केवल एक लक्षण की बात चलती है। द्विसंकर संकरण क्या होता है, सो जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है तो इसे हम द्विसंकर संकरण कहते हैं। जैसे गोल व पीले बीज वाले पादप का हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादप के बीच में संकरण कराना। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, दो अलग लक्षणों को हम यहाँ पर ले रहे हैं और दो अलग लक्षणों का यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, संकरण कराया जा रहा है। ठीक है, दो अलग लक्षणों का यहाँ पर क्या कराया जा रहा है, संकरण कराया जा रहा है। ठीक है ना, चलो तो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट से इनके क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और फटाफट से इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो बेटा द्विसंकर संकरण जो ना, अब इसमें आपको समझ में तो आ ही गया कि जब दो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है ना। अब वो तुलनात्मक आनुवंशिक लक्षण में क्या क्या आ सकता है, जैसे गोल व पीले बीज आ जाएंगे, है ना। गोल व पीले बीज वाले पादप का हरे व झुर्रीदार बीज वाले पादपों के बीच में क्या कराना, संकरण कराना। हम ये दो लक्षण इसमें ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ईजी वे में ये एक्सप्लेन करती हूँ, देन फिर हम आगे की कहानी को डिस्कस करेंगे। एक बार छोटी सी चीज और सुन लीजिए, F1 F2 पीढ़ी, फिर उसके बाद में आपको संकरण के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। संकरण जिसे एक्चुअली में इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कराना बोलते हैं। जब भी हम एक संकर संकरण या फिर जब हम द्विसंकर संकरण पढ़ेंगे ना बेटा, तो वहां पर आपको F1 जनरेशन भी मिलेगी यानी F1 पीढ़ी मिलेगी, और आपको F2 जनरेशन भी मिलेगी यानी F2 पीढ़ी भी मिलेगी। अब दोनों को ध्यान से सुनो। पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने से प्राप्त, यानी कि जब सबसे पहले पैतृक पीढ़ी के बीच में संकरण कराया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण कराया जाएगा, तो फिर हम क्या कहेंगे कि फिर जो नतीजा या रिजल्ट होगा वो F1 पीढ़ी का प्राप्त होगा, है ना। पैतृक पीढ़ी के बीच संकरण कराने से प्राप्त पीढ़ी प्रथम संतानीय पीढ़ी कहलाती है, जिसे एक्चुअली में हम F1 जनरेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाओ इसी के प्लेस पर, F2 जनरेशन की बात करें, फिर जो प्रथम संततीय पीढ़ी से प्राप्त जीवों के बीच, मान लेते हैं जैसे
F1 संकरण जो हमें प्राप्त हुआ तो उसमें अगर हम लंबे पौधों को देखें तो लंबे और बौने पौधे मिलेंगे जहां पर प्रभाविता सभी में लंबे पौधे की होगी। फिर इनका सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा, स्वपरागण कराया जाएगा और फिर जो चेक किया जाएगा वो रिजल्ट होगा। सो वही एक्चुअली में क्या है, F2 पीढ़ी है। अब बच्चे कह रहे होंगे कि मैम हमें ना आपकी बिल्कुल भी बात समझ ही नहीं आ रही है कि आप हमसे कहना क्या चाह रहे हैं। बेटा टेंशन ना लो, मैं जब तक सामने हूं तो तुम्हें 1% की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो संकरण है ना बेटा, है ना, जो संकरण है ना, इसे मैं 2 आधार पर आप सभी को पढ़ाऊंगी, इसे मैं 2 आधार पर आप सभी को एक्सप्लेन करूंगी। और वो 2 आधार कौन कौन से हैं? सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सो वो हो जाएगा एक संकर संकरण। क्लियर? क्या कहा मैंने आप सभी से कि भैया वो हो जाएगा एक संकर संकरण, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? सो वो हो जाएगा द्विसंकर संकरण। क्लियर? द्विसंकर संकरण ये हो जाएगा, ठीक है ना। सो आपको याद है ना? याद क्या? अगर चैप्टर मुझसे पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा, मैम ने आपको मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ाया है, ठीक है, उसी की यहाँ पे बात चल रही है। अब सबसे पहला पॉइंट कि मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो एक संकर संकरण है और जो द्विसंकर संकरण, इसे हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? सो एक्चुअली में ना इसमें एक लक्षण को लेकर बात चलती है। कितने लक्षण को लेकर? सो इसमें एक लक्षण को लेकर क्या चलती है? बात चलती है। और वहीं द्विसंकर संकरण की बात आती है तो इसमें 2 लक्षण को लेकर बात चलती है। कितने? सो इसमें 2 लक्षण को लेकर बात चलती है। अब इसमें एक लक्षण कुछ भी हो सकते हैं और इसमें 2 लक्षण कुछ भी हो सकते हैं। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं एक लक्षण की बात कर रही हूँ तो एक लक्षण में तो कुछ भी मिल जाएंगे। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर एक लक्षण में किसे लेकर चल रहे हैं? मान लेते हैं कि बीजों की ऊंचाई की बात कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ये पौधों की ऊंचाई की बात करते हैं, ठीक है। सो पौधों की अगर हम ऊंचाई की बात करेंगे बेटा, सो पौधों की ऊंचाई में इनके विपर्यासी लक्षण हमें क्या मिल सकते हैं? सो एक तो हमें मिल सकता है कि भैया पौधे लंबे भी हो सकते हैं ना बेटा, है ना, पौधे तो भैया लंबे भी हो सकते हैं और बेटा पौधे जो हैं वो बौने भी हो सकते हैं, राइट। पौधे लंबे भी हो सकते हैं और पौधे बौने भी हो सकते हैं। लंबे पौधे को हम कैपिटल टी से समझेंगे और जो बौने पौधे होंगे उसे हम स्मॉल टी से समझेंगे। सो हमने जाना कि ठीक है भैया, एक संकर संकरण में एक ही लक्षण के बारे में बात चलती है। जैसे हमने पौधों की ऊंचाई देखा, हमने देखा पौधों की ऊंचाई में पौधे जो है लंबे बौने दोनों हो जाएंगे, है ना। विपर्यासी लक्षण होते हैं ना, तो एक लंबा है तो दूसरा बौना होगा। अब वही हम 2 लक्षण की बात करते हैं। अब क्या होता है ना चंगू मंगू, जब 2 लक्षण की बात आती है सो यहाँ पर हम बात करते हैं पौधों की किसके बारे में? सो 2 लक्षण में बात चलती है बीज की, है ना। इसको ऐसे क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब 2 पार्ट में लेके चलेंगे। एक तो हम बीज का रंग लेकर चलते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो हम लेकर चलेंगे बीज का रंग। क्या कहा मैंने आप सभी से कि एक हम लेकर चलेंगे बीज का रंग और दूसरा हम क्या लेकर चलेंगे? बीज का आकार। क्लियर है ना भैया, एक तो गोल होगा और एक झुर्रीदार होगा, ऐसे ही तो होंगे। अब मैंने इसे क्या किया चंगू मंगू, बीज के रंग में भी तो ये एक दूसरे के विपर्यासी होंगे, विपरीत होंगे, और बीज के आकार में भी तो ये एक दूसरे के विपर्यासी यानी कि विपरीत होंगे। सो अगर बात आती है बीज का रंग कैसा होगा, सो भैया जो बीज का रंग है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो बीज का रंग है ये आपको पीला भी मिलेगा, है ना, और इसका विपर्यासी लक्षण आपको हरा मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये आपको गोल मिलेगा और वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको कैसा मिलेगा बेटा? झुर्रीदार मिलेगा। क्लियर, गोल मिलेगा और ये कैसा मिलेगा? झुर्रीदार मिलेगा। इसे हम किस किस से डिनोट करेंगे? तो ये कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई स्मॉल वाई से हम इसे क्या करेंगे बेटा, रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम समझेंगे, समझे कि नहीं समझे, इसको हम इसी से क्या करेंगे बेटा, समझेंगे। अब पता है सबसे इंपॉर्टेंटली होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली होता यह है कि जब भी हम इनके विपर्यासी लक्षण की बात करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम इनके विपर्यासी या फिर विपरीत लक्षण की बात करते हैं तो आपको कुछ चीजों का रखना होता है ध्यान, है ना। एक छोटू सा चेंज हम इसमें करेंगे, है ना, और वो ये है कि ये हमारा कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? सारे मेरे चंगू मंगू प्यारे प्यारे से बच्चे फटाफट से मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि बोर्ड पर जितना लिखा है वो आप सबको समझ में आ गया। एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, क्या ये दोनों ही चीजें आपको पता चल गई हैं, समझ में आ गई हैं? क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ? चलिए अब मैं फटाफट से आगे बढ़ती हूँ, इन्हीं की कहानी आपसे डिस्कस करती हूँ। एक्चुअली में क्या होता है ना, स्क्रीनशॉट ले लिया, साइड हो गई मैं, ओके। बेटा होता क्या है, पेपर में बाकायदा क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके 2 मार्कर क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपके 3 मार्कर क्वेश्चंस अलग होते हैं, आपके 5 मार्कर क्वेश्चंस अलग होते हैं, है ना। वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर्स, ये तीनों डिफरेंट होते हैं। तो इनसे एक संकर संकरण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आते हैं लक्षणों के वंशागति के नियम समझने के लिए, जहां पर मैं आपको मेंडल जी का योगदान सबसे पहले पढ़ाऊंगी, फिर हम इसी में ही अपना एक संकर संकरण के बारे में जानेंगे। बेटा होता क्या है ना, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम एक्चुअली इस बात पर डिपेंड करते हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं। यह बिल्कुल सही है भाई। एक बच्चे का जब भी जन्म होता है तो उसमें किसके लक्षण मिलते हैं, या तो माता के लक्षण मिलते हैं, पिता के। मेरा कहने का मतलब है कि भैया कुछ लक्षण माता के मिलते हैं और कुछ लक्षण पिता के मिलते हैं। जनरली तो यही होता है कि कुछ लक्षण माता के और कुछ लक्षण पिता के मिलते हैं। हमने जाना कि मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को संतति में स्थानांतरित करते हैं, यानी कि वो पेरेंट्स से किस में आती है भैया, संतति में आती है, ठीक है। तभी तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इसके अंदर कुछ लक्षण मेरे हैं, मम्मी कहती है कुछ मेरे हैं, फिर नए गुणों का भी विकास देखने को मिलता है जो जनरली होता ही है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता एवं माता के डीएनए, जिसे हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इससे अफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं। डेफिनेटली होते हैं भाई, बिल्कुल ऐसा होता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं, यानी कि बेटा 2 ऑप्शन होते हैं। क्या कहा मैंने आप सभी से कि हर एक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति या हर एक संतति में 2 विकल्प होते हैं, है ना। अब 2 विकल्प क्या होते हैं भाई, विकल्प में तो कुछ भी हो सकता है, गोरा, एक काला, एक लंबा, तो एक बौना या छोटा, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने देखा लंबे पौधे, बौने पौधे, पीले तो एक हरा, फिर एक गोल, फिर एक झुर्रीदार, जनरली तो यही होता है, ठीक है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होते हैं। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, माता का भी और पिता के भी, ठीक है। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, माता का या पिता का? मेंडल बॉक्स में देखिए, मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। मेंडल जी ने बहुत सोचा, बहुत सोचा है। कोई भी साइंटिस्ट बेटा ऐसा नहीं होता है कि कोई भी साइंटिस्ट हवा में किसी भी चीज को रिसर्च कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप एक बात बताओ, किसी भी चैप्टर में अगर आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हो तो उसके पीछे रीजन क्या होता है? किसी भी चैप्टर में इन केस या इफ अगर हम एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं तो उसके पीछे रीजन होता है कि हमने बहुत पढ़ाई की होती है, हम माइंड से पहले ही सेट होते हैं कि भाई हमें एक अच्छा स्कोर करना है। वैसे ही अगर बात आती है मेंडल जी की, मेंडल जी ने भी सोचा कि ऐसा कैसे हो रहा होगा, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। और भाई ज्ञानी तो ये थे ही, इनके ज्ञान में किसी चीज की कोई वैसे भी कमी नहीं थी। मेंडल ने इस प्रकार की वंशागति के कुछ मेन नियम या मुख्य नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से भी पहले किए थे, ठीक है ना। अब आते हैं, मेंडल ने मटर के
पौधे के अनेक विपर्यासी या विकल्पी या विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जैसे गोल झुर्रीदार बीज लिए इन्होंने लंबे बौने पौधे लिए, इन्होंने सफेद बैंगनी फूल को चूज किया। मतलब बेसिकली इन्होंने विपरीत लक्षण रखने वाले पौधों का ही संकरण कराया। 1 जनरेशन 2 जनरेशन ऐसे करके हमें जनरेशन टू जनरेशन जानकारी मिलती गई। क्या कारण था कि भाई मेंडल जी ने मटर के ही पौधों का प्रयोग किया था? बिकॉज इसके पीछे एक रीजन है। मेंडल जी ने मटर के ही पौधों का प्रयोग या चूज इसलिए किया था क्योंकि मेंडल जी चाहते थे, क्या चाहते थे भाई, कि मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट वो कर रहे हैं वो जल्दी जल्दी हो। तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट मटर में इतना आसान इसलिए हुआ क्योंकि इसका जीवन काल बहुत लंबा नहीं है, है ना। लगभग 8 साल तक इन्होंने पूरी मेहनत की, एफर्ट्स लगाए। 1 जनरेशन, दूसरे जनरेशन, सारी चीजें देखी जानी और फिर हमें नतीजा 8 साल बाद मिला, है ना। तुरंत नहीं मिला था, इनकी मृत्यु के बाद हमें पता चला था। मतलब साइंटिस्ट ने जब इनके द्वारा दिए गए सॉरी जब मेंडल जी ने इनके द्वारा दिए गई जानकारी को दूसरे साइंटिस्ट ने इनके द्वारा दी गई जानकारी को जब पढ़ा, जब जाना कि अच्छा ये तो ऑलरेडी हमें बता कर गए, तब जाके इन्हें सफलता मिली थी। ठीक है, सो मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल व झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि इन्होंने लंबे पौधे और बौने पौधों को चूज किया। अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। टेंशन नहीं लो, जब तक मैं सामने हूं ना तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें टेंशन कहाँ लेना है, जब तुम्हारी खुद की पढ़ने की बारी आए, क्योंकि वो तो तुम करते नहीं, उसमें तो तुम बहुत मक्कारी करते हो। बेटा मक्कारी से तो वैसे भी काम नहीं चलेगा, किसी का भला नहीं होता उससे। प्रत्येक संतति, इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की गणना की और प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, बीज की ऊंचाई का नहीं था, या तो लंबे या तो बौने थे, है ना। सारे पौधे लंबे थे ये F1 पीढ़ी में, बौने तो नेक्स्ट में आए जब हमने स्वपरागण कराया। अब आप कह रहे होंगे मैम हमें ना ये भाषा बिल्कुल समझ में नहीं आई। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आया, आप हमें क्या बोल रहे हो, तो आगे की कहानी तो वैसे भी नहीं आने वाली। तो चलिए एक काम करते हैं, हम एक संकर संकरण पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और एक संकर संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम जानते हैं कि अगर हम शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ पैतृक संकरण कराते हैं सो रिजल्ट क्या होता है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। सो हम यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे ऊपर हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर एक संकर संकरण। क्या कहा है मैंने आप सभी से कि हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एक संकर संकरण की। क्लियर। अब ये एक संकर संकरण एक्चुअली में होता क्या है ना। एक संकर संकरण एक्चुअली में होता क्या है, सो देवियों और सज्जनों बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या सुनेंगे भाई, कि होता ये है भैया कि अगर मैं बात करती हूँ एक लक्षण की, है ना, तो मैं सबसे पहले तो बेटा यहाँ पर करवाने जा रही हूँ पैतृक संकरण। क्लियर। इसमें मैं क्या करवाने जा रही हूँ, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं पैतृक संकरण को। अब मैम ये पैतृक संकरण होता क्या है, तो पैतृक संकरण एक ऐसा संकरण होता है जहाँ पर हम शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ क्या कराएंगे, संकरण कराएंगे। ओके, जहाँ पर हम शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण कराएंगे। ये पैतृक संकरण में हो रहा है कि हमने क्या लिए हैं भैया, शुद्ध लंबे पौधे लिए हैं। इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं इस प्रकार से। क्या लिखा हमने, शुद्ध लंबे पौधे, है ना। शुद्ध लंबे पौधों का किससे संकरण कराने को, शुद्ध बौने पौधों के साथ, है ना, शुद्ध बौने पौधों के साथ, बौने पौधों के साथ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ अगर कराते हैं संकरण तो भैया क्या होता है। सबसे पहली चीज बेटा मैं आपको बताती हूँ कि इनके बीच में संकरण होता कैसे है। जनरली मेरे प्यारे प्यारे चंगू मंगुओं को ये पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो पता रट लेते हैं, बुक्स में दिया होता है ना, रट लेते हैं। बेटा बुक्स में दिया सब कुछ है, लेकिन कुछ स्टेप्स जो हैं उसमें नहीं दी गई हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट दे दिया है। तो मैम आपके सामने मैम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बेटा क्या होता है।
सो हमने क्या देखा कि इसका इससे संकरण होगा, है ना, इसका फिर इससे संकरण हुआ, इसका इससे संकरण हुआ और इसका इससे संकरण हुआ। रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, कैपिटल टी कैपिटल टी। नतीजा क्या निकला, अगेन कैपिटल टी। नतीजा क्या अच्छा रुको, तभी हम कहें काहे ऐसा हो रहा है ना भैया एक सेकेंड, हमने ये ज़्यादा ही गहराई से सब कुछ लिख दिया है ना। इसको उड़ाओ, इसको भी उड़ाओ, इसको स्मॉल टी करो भाई। शुद्ध बौने पौधों के साथ संकरण करा रहे हो कि किससे करा रहे हो। अब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनका आपस में संकरण कराया गया तो हमें रिजल्ट यानी नतीजे में सारे कैसे पौधे मिले बेटा, लंबे मिले। क्यों मिले, क्योंकि मैम हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर लंबे पौधे की प्रभाविता कैसी है, ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर लंबे पौधे की प्रभाविता कैसी है भाई, ज़्यादा है। अरे समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो हमने यहाँ जाना कि जब एक संकर संकरण हुआ यानी कि जब पैतृक संकरण हुआ तो शुद्ध लंबे पौधों का संकरण किससे करा दिया, शुद्ध बौने पौधों के साथ। फिर हमने रिजल्ट देखा, नतीजा देखा, सारे हमें कैसे मिले, लंबे। क्योंकि किसकी प्रभाविता ज़्यादा है, लंबे पौधों की प्रभाविता कैसी है बेटा, ज़्यादा है। तो ये हमें F1 पीढ़ी में पता चला। यही हमारी कौन सी पीढ़ी है भैया, सो यही है हमारी F1 पीढ़ी। क्लियर। तो जब हमने पैतृक संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में हमें सारे पौधे मिले क्या, लंबे। ये मैंने नहीं कराया, पहली बात तो ये कराया मेंडल जी ने। ये किसका करा धराया है, मेंडल जी का। इनका पूरा नाम क्या है बेटा, ग्रेगर जॉन मेंडल है। एग्जाम टाइम में पढ़ रहे हो तो ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, है ना। जो मैं शब्द यहाँ पर प्रयोग कर रही हूँ आपके लिए, आपको ये पढ़ा रही हूँ, इनको बहुत ध्यान से सुनना है। ओके, सुनाओ नेक्स्ट आते हैं मैम। अब हम क्या करेंगे, तो भाई सारे लंबे पौधे मिले। अब नेक्स्ट जनरेशन में चलते हैं, अगली पीढ़ी में चलते हैं, जब हम F1 पीढ़ी का आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे, देन हम चेक करते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। क्या तब भी सारे पौधे लंबे होते हैं, क्या तब भी वहां पर लंबे पौधों की प्रभाविता होती है। तो सुनो, अब मैं यहाँ पर F1 पीढ़ी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर F1 पीढ़ी यानी कि किसकी बात कर रही हूँ, F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ। ओके, F1 पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन की बात कर रही हूँ। सो बात कुछ ऐसी है भाई कि जब हम F1 पीढ़ी की बात करते हैं, सो हमने देखा कि अब हम यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आया था जिसमें लंबे पौधों की प्रभाविता कैसी थी, ज़्यादा, इनका क्या कराएंगे भैया, अब हम सेल्फ पॉलिनेशन। और जब हम इनका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो हमने देखा ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया। अब रिजल्ट यानी कि नतीजा क्या होगा, सो रिजल्ट यानी कि नतीजा ये होगा। चलो चेक कर लेते हैं ना, मन से तो वैसे भी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना, और मन से हमें कुछ करना भी नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं, है ना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है तुम लोग ज़्यादा ही अपने मन का प्रयोग कर देते हो जिसे करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा जब इनका आपस में संकरण कराया कैपिटल टी, फिर हमने देखा कैपिटल टी बेटा स्मॉल टी, फिर हमने क्या देखा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फिर हमने क्या देखा स्मॉल टी। अरे भाई कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ नहीं है मतलब कुछ तो चेंज है, कुछ तो परिवर्तन है। एंड वो क्या है यहाँ पर, वो क्या है, तो हमने देखा कि चलो ठीक है, यहाँ पर लंबेपन की प्रभाविता कैसी है, ज़्यादा है। यहाँ पर भी किसकी प्रभाविता है, लंबे पौधों की। यहाँ पर भी किसकी प्रभाविता है, सो वो है लंबे पौधों की। फिर हमने क्या देखा, यहाँ हमें प्राप्त हुए क्या, शुद्ध बौने पौधे। क्या प्राप्त हुए हैं, सो यहाँ पर हमें मिले हैं शुद्ध बौने पौधे। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, तो बस ये कहानी हमें पता होनी चाहिए। इनके बीच का रेशो पता है क्या है, 3:1 है, क्योंकि ये तीनों लंबे और यहाँ पर एक बौना हमें मिला। ये कब हुआ, जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया, जब स्वपरागण कराया, है ना। और ये हमारी F2 पीढ़ी है ना। ये हमारी कौन सी पीढ़ी है, सो बेटा
ये है हमारी F2 पीढ़ी। अरे समझे कि नहीं समझे? तो भाई ये छोटी सी कहानी थी जो कहीं ना कहीं हमें पता होनी चाहिए। पेपर में आते हैं से क्वेश्चन, 2 नंबर में भी आ जाते हैं, 3 नंबर में भी आ जाते हैं, और लॉन्ग आंसर में लिखते हैं वो प्रॉपर कि बताइए एक संकर संकरण, आनुवंशिकता के नियम को समझाइए। फिर क्या करोगे? आपको ये पूरा वहां बनाकर बताना पड़ेगा बेटा, आपको वहां पर पूरा ये बनाकर बताना पड़ेगा। ओके चलो भाई, तो सारे बच्चों ने इसे नोट डाउन कर लिया है, एसएस ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है। नाउ अब हम थ्योरी की तरफ आते हैं और हमारी प्यारी सी थ्योरी को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विपर्यासी या विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया, स्टडी की, जो स्थूल रूप से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। जैसे गोल या झुर्रीदार बीज देखे हमने, है ना, अभी पढ़ेंगे इस पे। गोल झुर्रीदार बीज का तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी ये भी एक्सप्लेन करूंगी। फिर लंबे बौने पौधे देखे, सफेद बैंगनी फूल इत्यादि। उसमें विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लंबे पौधों का बौने पौधों से संकरण कराया, और ये शुद्ध लंबे हैं, शुद्ध बौने हैं। तो इससे प्राप्त संतति पीढ़ी जो होगी उसमें लंबे एवं बौने की प्रतिशत की गणना की, और जब गणना की तो हमें रिजल्ट मिला कि प्रथम संतति पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी, F1 जनरेशन में कोई भी पौधा बीज की ऊंचाई का तो नहीं है। सारे ही कैसे हैं भैया? लंबे हैं, कोई भी बीज का नहीं है। या तो लंबा होना चाहिए या तो बोना होना चाहिए, तो बीज का कोई नहीं निकला, और इवन बोना भी नहीं निकला, बल्कि कैसे निकले? सारे के सारे टॉल निकले। ओके चले नेक्स्ट आते हैं। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। उन पौधों का, उन दोनों का मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता या दिखाई नहीं देता है। अलग प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पैतृक लंबे पौधे से पूरी तरह से समान थे? मेंडल ने अपने प्रयोगों में दोनों प्रकार के पैतृक पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों का फिर क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया है ना। सेल्फ पॉलिनेशन हमने देख लिया भैया, है ना। पॉलिनेशन हमने अब भी देखा कि जो हमें F1 पीढ़ी में रिजल्ट मिला, जो हमें F1 पीढ़ी में नतीजा मिला, उनको आपस में क्या करा दिया? सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया। नेक्स्ट आ जाओ फिर। परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरन उनमें से एक पौधा, एक जो था वो, उनमें से 1/4 संतति कैसी थी? बौने पौधे थे। समझे कि नहीं? ये इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई तथा बौनापन दोनों विशेषकों की वंशानुगति यहाँ पर हुई है। सो या तो आप इस लैंग्वेज में समझो, जो मुझे पता है कि आपके लिए थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट है। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, लेकिन मैम ने जब आपको इजी वे में समझाया तब तो आसान हो गया ना सब आपके लिए। बढ़िया है फिर, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट आते हैं, आगे की कहानी समझते हैं। इसे पता है आप ऐसे भी समझ सकते हो, है ना। एक और तरीका मैं आपको सिखाती हूँ, है ना, एक और तरीका मैं आपको सिखाती हूँ, है ना। पेपर में अगर आप ये बना के आ जाओगे ना, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो मैम तो आपको हर तरीका बताएंगे बेटा, मैम से तो मत ही पूछो कि मैम आपके लिए क्या कुछ करते हैं। आपका भी फर्ज बनता है कि बस जो मैम बोलते जा रही है वो आप करते चलो, है ना। आपका भी फर्ज बनता है कि भैया मैम जो बोलते जा रही हैं वो आप करते चलो। सो हमने यहाँ पर लिया लंबा पौधा, फिर मैंने इसको क्या कर दिया भैया? छोटा कर दिया। ऐसे क्या कर दिया? मैंने इसे छोटा कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या देखा? लंबे पौधों का संकरण किससे हो गया? बौने पौधों से हुआ। सो हमने क्या देखा? किसकी प्रभाविता ज्यादा थी भैया? लंबे पौधों की, है ना। किसकी प्रभाविता ज्यादा थी? सो लंबे पौधों की प्रभाविता वहां पर ज्यादा थी। कुछ ऐसे, या फिर क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे, है ना। तो जब हमने देखा कि भैया शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों से संकरण कराते हैं, सो हमेशा किसकी प्रभाविता ज्यादा होती है? लंबेपन की प्रभाविता होती है ज्यादा, ठीक है। लंबेपन की प्रभाविता कैसी होती है बेटा? ज्यादा होती है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? चलो भाई, तो फटाफट से ये भी बना दोगे ना पेपर में। इन केस पैतृक संकरण, ये मैंने आपको पैतृक संकरण में बताया है, ठीक है ना। ये मैंने आपको किस में बताया बेटा? पैतृक संकरण में बताया है, ठीक है।
जो देखो यहाँ पर दिया है। फिर सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, लंबे पौधों का लंबे पौधों से स्वपरागण कराया, और जब लंबे पौधों का लंबे पौधे से स्वपरागण कराया तो रिजल्ट यानी नतीजा हमें क्या मिला कि किसकी प्रभाविता ज्यादा है, 3 जगह पर लंबे पौधे की और 1 जगह पर बौने पौधे की प्रभाविता कैसी है, दिखाई दे रही है। ये F2 पीढ़ी में हुआ है। किस में हुआ है? सो ये F2 पीढ़ी में, यानी कि भैया F2 जनरेशन में हुआ है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो बस बेटा ये कुछ पॉइंट्स थे, हमें ये कुछ कहानी थी जो हमें पता होनी चाहिए। ओके चलिए अब हम बढ़ते हैं फटाफट से आगे की तरफ। तो क्या होता है ना बेटा, अब सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर तो हो ही गई है ना, हमने सब कुछ अच्छे से जान लिया है, इवन मैंने आपको सारी चीजें बनाकर भी पढ़ा दी है। नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्या, द्विसंकर संकरण को। मेंडल का योगदान हम देखने जा रहे हैं, और वो किस में देखेंगे, द्विसंकर संकरण में, यानी कि हम डायहाइब्रिड क्रॉस जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। सो द्विसंकर वंशागति में एक ही समय पर विषम लक्षणों, या फिर हम विषम विशेषक बोल सकते हैं, इसकी 2 जोड़ियों की वंशागति क्या होती है, इसमें शामिल होती है। मेंडल द्वारा चुने गए विषम लक्षणों की 2 जोड़ियां थी। एक तो बीजों की आकृति की बात की गई और दूसरा रंग की बात की गई, जहां गोल पीले बीज लिए गए और झुर्रीदार हरे बीज लिए गए। इसका मतलब क्या है, चलो मैं आपको पूरा अच्छे से बनाकर एक्सप्लेन करती हूँ इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में। सबसे पहले तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं द्विसंकर संकरण को। क्लियर? क्या कहा मैंने आप सभी से कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, द्विसंकर संकरण पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। एक ऐसा संकरण जहां पर मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि जिसमें क्या पाए जाते हैं भैया, 2 लक्षण पाए जाते हैं। जिसमें कितने लक्षण होते हैं, 2 लक्षण पाए जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ द्विसंकर संकरण जिसमें 2 लक्षण पाए जाते हैं, इसमें एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, और वो एक बात क्या है कि वो 2 लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो भैया एक तो वो हो जाएगा बीज का रंग, है ना, क्या हो जाएगा बेटा, सो वो होगा बीज का रंग, और क्या हो जाएगा भैया, बीज की आकृति, बीज का रंग, और क्या हो जाएगा, सो बीज की आकृति हो जाएगी। अब बीज का जो रंग है वो आपको 2 ही मिलेंगे यहाँ पर, है ना, और आकृति भैया विपर्यासी होगी, है ना। सो बेसिकली मैम वो रंग और आकृति क्या हो सकती है, देखो भैया आपको मिलेंगे क्या, गोल पीले बीज, और क्या मिलेंगे बेटा, हरे झुर्रीदार बीज, है ना, या फिर बोलना चाहिए पीले हरे बीज मिलेंगे, है ना। पहले तो हम इसको अरेंज करके ही लिख देते हैं, अभी आपस में संकरण थोड़ी करा रहे हैं। सो बात चल रही है पीले बीजों की, रंग रंग लिख रहे हैं ना, और फिर किसकी चल रही है, हरे बीजों की। आकृति में अगर हम बात करेंगे सो गोल आकृति, और कैसी भैया, झुर्रीदार आकृति। क्या आप सबको ये बात समझ में आई, यस और नो, हाँ या ना। तो हमने देखा कि बीज का रंग गोल, और बीज का रंग कैसा होगा, पीला और हरा, और वहीं अगर बात आती है आकृति की सो वो क्या हो जाएगी, सो वो हो जाएगी कैसी, गोल और झुर्रीदार, है ना। तो पीला हरा और गोल और झुर्रीदार, ठीक है ना। अब हम इसे किस किस से डिनोट करेंगे, सो ये हमारा कैपिटल वाई, ये स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इनका क्या कराया जाएगा भैया, पैतृक संकरण कराया जाएगा, है ना। क्या कराया जाएगा, हम यहाँ पर गोल पीले बीजों का झुर्रीदार हरे बीजों से क्या कराएंगे बेटा, संकरण कराएंगे, ठीक है ना। क्या कहा मैंने कि भैया गोल पीले बीजों का झुर्रीदार हरे बीजों से हमें क्या कराना है बेटा, पैतृक संकरण कराना है। ओके, सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर पैतृक संकरण, ताकि हमें F1 पीढ़ी की क्या मिल सके, जानकारी मिल सके। अब पैतृक संकरण में मैंने क्या लिया है, सो बेटा मैंने लिया है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैं यहाँ पर गोल पीले बीजों का संकरण कराने जा रही हूँ झुर्रीदार हरे बीजों से। क्लियर? किससे? झुर्रीदार हरे बीजों से, ठीक है ना। अब गोल पीले बीज यहाँ पर कौन से होंगे,
सो हमने देखा गोल हमारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, और येलो वाले कौन से हो जाएंगे, कैपिटल वाई। समझे कि नहीं, यस और नो, हाँ या ना। अच्छा, इनके बीच में अगर हम बात करते हैं, जैसे हम गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीज ले रहे हैं, तो अगर हम इनका संकरण करा रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, सो गोल पीले बीजों को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या होगा, कैपिटल वाई। पहले तो मैं इसे अलग अलग, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे लिखूंगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, झुर्रीदार हरे बीज बोला है, दैट मीन्स स्मॉल आर, और हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे लिखो, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। चलो अब हम इनका क्या करेंगे बेटा, आपस में संकरण कराएंगे, है ना। अब ये आपस में इनका संकरण कैसे होता है, सो कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरह से इनका आपस में क्या होता है बेटा, संकरण होता है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में मिलकर क्या बनाया, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने आपस में मिलकर बनाया कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर भी क्या बन रहा है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई बन रहा है, ठीक है। सो हमने यहां पर क्या देखा भैया, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना है, और यहां पर भी क्या हुआ है बेटा, स्मॉल आर स्मॉल वाई बना है। क्या ये कुछ मन से बना है, नहीं भाई, हमने यहाँ पर इनका आपस में संकरण कराया, जिससे हमें ये रिजल्ट, या फिर कहना चाहिए ये नतीजा क्या हुआ, प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम F1 पीढ़ी की बात करेंगे, है ना। F1 पीढ़ी हमें कैसे मिलेगी, चलो सो हम लेकर आते हैं इसे, इनका आपस में कराते हैं संकरण, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ इससे संकरण, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, आपस में इनका संकरण कराया, फिर इसका इससे, और इसका क्या हो जाएगा, इससे। समझे कि नहीं समझे, चलो तो अब ये क्या बन जाएगा, हमारा कलर चेंज कर दूं मैं, है ना। पैतृक पीढ़ी में क्या मिलेगा, सो हमने देखा कैपिटल आर, फिर हमारा क्या होगा, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कुछ अलग मिला क्या, नहीं मिला। नेक्स्ट इसको यहाँ से लेकर आ जाओ, अब हमने इसका इससे संकरण कराया, तो अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हमें यहाँ पर मिला। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं भैया, अगेन कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका भी सेम होगा इसके साथ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये तो वही कहानी हो गई, याद कीजिए जब हमने कहाँ पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक संकर संकरण में, जहाँ शुद्ध लंबे पौधों का शुद्ध बौने पौधों के साथ क्या कराया था हमने संकरण। तो F1 पीढ़ी में हमें सारे ही पौधे कैसे मिल गए थे, लंबे मिले थे। ऐसे ही हमें यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, F1 पीढ़ी के बारे में देखने को मिल रहा है। नाउ इनका क्या करेंगे अब हम, सेल्फ पॉलिनेशन। नाउ इनका अब हम क्या करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, सॉरी क्रॉस कह रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, स्वपरागण के नाम से जानते हैं, जहां उसका खुद से ही क्या होता है, पॉलिनेशन होता है ना, जहां उसका खुद से ही क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है। अरे समझे कि नहीं समझे। अब जब इसका F1 संकरण हम कराते हैं तो फिर देखेंगे कि रिजल्ट क्या निकल कर आता है, ठीक है। जब हम इसका F1 संकरण कराएंगे तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ F1 संकरण, और हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि रिजल्ट यानी नतीजा क्या होगा। सो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इनका खुद से ही हमें क्या कराना है, संकरण कराना है। सो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इनका आपस में संकरण कैसे होगा, कैसे होगा भाई, कैसे होगा भाई। तो इसका आपस में संकरण कराने के लिए सबसे पहले हमें सबको क्या करना होगा भैया, अलग अलग करना होगा, जो कि मैंने किया है, बट फिर भी ना इसको थोड़ा सा और हम लिखते हैं। पहले बिल्कुल पास पास लिखते, फिर अलग अलग, ठीक है ना। बिल्कुल पहले तो पास पास लिखेंगे, जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ओके।
अब हमने क्या लिखा, इसको अलग कर दिया, हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हमारा कैपिटल आर है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ओके चलो, पेपर में भी जब आए ना तो पेपर में पहले तो लैंग्वेज समझना किसके बारे में क्या पूछा जा रहा है। ओके तो अब हम इनका आपस में संकरण कराते हैं और फिर देखते हैं रिजल्ट यानी कि नतीजा क्या मिलता है। ठीक है, और फिर देखते हैं रिजल्ट यानी कि नतीजा क्या मिलता है। ठीक है, और फिर इसको ना आपकी बुक में, आपकी NCERT में जो चार्ट दिया है ना उससे भी मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई हमको यहाँ पर मिला है। अच्छा, कैपिटल आर किस चीज के बारे में बताता है और कैपिटल वाई किस चीज के बारे में बताता है, गोल पीले बीजों की प्रभाविता यहाँ पर कैसी है बेटा, ज्यादा है। उसी तरह से आप नेक्स्ट आ जाओ, अगेन कैपिटल आर कैपिटल वाई, गोल पीले बीजों की प्रभाविता यहाँ पर भी कैसी है, ज्यादा है। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे चीजें कैसी हो जाएंगी भैया, चेंज। और हाँ, यहाँ पे कैपिटल वाई नहीं बल्कि स्मॉल वाई आएगा, है ना, यहाँ पर प्रभाविता थोड़ी सी चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई था, अब क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई है यहाँ पर। अगर हम इसको इससे करेंगे तो ये क्या बना देगा हमारा, तो ये हमारा होगा स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई बनेगा। यस और नो, हाँ या ना। चलो सेम यहाँ पर भी ऐसा हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, या बोलना चाहिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर हमारा स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर हमारा स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझे कि नहीं। तो ये कुछ मन से किया क्या हमने ना जी ना, हमें कभी भी कोई चीज़ मन से करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज़ को हमें मन से नहीं करना है। ठीक है ना, जो चीज़ हमें दी गई है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इनका आपस में हमने क्या कराया, संकरण कराया, जिससे हमें कुछ ये नतीजे प्राप्त हुए। चलो एक काम करते हैं, इसे हम हमारी NCERT में जो चार्ट दिया है उसकी हेल्प से भी समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो चलो आते हैं अब हम हमारी फाइनली द्विसंकर वंशागति तथा स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की तरफ। पेपर में आपको ये कुछ इस नाम से भी आ जाता है, तो जनरली इस नाम से आता है तो बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या दिया है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। टेंशन ना लो, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, सो द्विसंकर वंशागति में एक ही समय पर विषम लक्षणों या फिर विषम विशेषकों की दो जोड़ियों की वंशागति शामिल होती है। मेंडल द्वारा चुने गए विषम लक्षणों की दो जोड़ियां थी, बीजों की आकृति और रंग, जहां पर गोल पीले बीज और झुर्रीदार हरे बीजों की बात चल रही है। ठीक है ना, विषम विशेषकों की दो जोड़ियों की वंशागति की खोज करने के प्रयोजन से मेंडल ने गोल पीले बीजों वाले मटर के पौधों का झुर्रीदार हरे बीजों वाले मटर के पौधों के साथ संकरण कराया और मटर पौधों की उत्तरवर्ती पीढ़ियों में उनकी उपस्थितियां नोट की, है ना। और जो प्रेक्षण था वो मैं करके बता चुकी हूँ, जिसे अब हम 1 बाय 1 करके इसमें समझने जा रहे हैं। मैंने आपको जो बना के बताया ना बेटा, वो अपने नोट्स में जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो सुनो, मेंडल ने पहले गोल पीले बीजों वाले शुद्ध वंशज मटर पौधों का झुर्रीदार बीजों वाले हरे बीजों वाले शुद्ध वंशज मटर के पौधों के साथ संकरण कराया, जहां हमने जाना कि पहली पीढ़ी में केवल गोल पीले बीज ही उत्पन्न हुए। क्या हमने कुछ ये मन से किया? नहीं, हमने सच में जाना ना कि पहली पीढ़ी में किसकी प्रभाविता ज्यादा मिली। सो भैया गोल पीले बीजों की ही प्रभाविता हमें कैसे मिली? ज्यादा मिली। समझे कि नहीं समझे? पहली पीढ़ी में किसकी प्रभाविता ज्यादा मिली? गोल पीले बीजों की। तो हमने क्या जाना, F1 पीढ़ी में एक भी झुर्रीदार हरे बीज प्राप्त नहीं हुए, है ना। F1 पीढ़ी में एक भी झुर्रीदार हरे बीज प्राप्त नहीं हुए। इससे निष्कर्ष निकाला गया था कि बीजों की गोल आकृति और पीला रंग बीजों की झुर्रीदार आकृति और हरे रंग की अपेक्षा प्रभावी विशेषक, और पीला रंग बीजों की झुर्रीदार आकृति हरे रंग की अपेक्षा प्रभावी विशेषक है। तभी हमें गोल पीले बीजों की प्रभाविता यहाँ पर कैसी मिली बेटा? ज्यादा मिली। जब गोल पीले बीजों वाले F1 पीढ़ी के मटर पौधों का सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया,
यानी कि स्वपरागण कराया गया, तो इसके द्वारा संकरण कराया गया था। तो दूसरी पीढ़ी या F2 पीढ़ी में आकृति और रंग के भिन्न संयोजन वाले 4 प्रकार के बीज भी प्राप्त हुए थे। ये थे गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे बीज। मेंडल ने कुल F2 बीजों को एकत्रित किया और उनकी आकृति की भांति और रंग की भांति गिनती की। अब ये जो रिजल्ट पूरा निकल कर आया, जो अभी हमने जस्ट देखा भी है ना, उसके बाद जो रिजल्ट आया, तो उसमें अगर हम इनकी गिनती करने जाए, जैसे देखो आप समझना कि यहाँ हो क्या रहा है। आपकी NCERT में ये वाला चार्ट कौन सा चार्ट है, तो समझो। सो बेसिकली होता क्या है ना कि अगर हम इनका आपस में संकरण कराएं तो ये रिजल्ट मिलेगा, इनका आपस में संकरण कराएं ये रिजल्ट मिलेगा, इनका आपस में संकरण कराएं ये रिजल्ट मिलेगा, इनका आपस में संकरण कराएं ये रिजल्ट मिलेगा। तो जो भी हमने पढ़ा है ना, उनका आपस में संकरण कराने पर ये सारे रिजल्ट हमें अलग अलग मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमें क्रॉस कराना होगा, और जब पूरे क्रॉस कराए गए तो हमें पता चला, फिर रिजल्ट क्या आया तो हमें पता चला कि भैया गोल पीले बीज जो है वो कितने हैं, 315 है। वहीं 108 गोल हरे बीज हमें इनमें से प्राप्त हुए, वहीं उनमें से 101 झुर्रीदार पीले बीज हमें यहाँ से प्राप्त हुए, और 32 झुर्रीदार हरे बीज हमें यहाँ से प्राप्त हुए। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो हमने देखा कि अगर हम गोल पीले बीजों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गोल पीले बीजों की बात करते हैं, या गोल हरे बीजों की, झुर्रीदार पीले बीज या झुर्रीदार हरे बीज, तो ये इस रेशो में आपको क्या होंगे बेटा, दिखाई देंगे, ठीक है। सो इन पादपों में स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर उन्हें 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त हुए। पादप जो है वो गोल बीज तथा पीले बीज युक्त 315 प्राप्त हुए, है ना। फिर 108, 101 और 32, ये तो अभी हमने यहाँ देखा ही, इसको बस मैंने यहाँ टाइप करवाया है। मेन चीज ध्यान से सुनिएगा, इस प्रकार F2 पीढ़ी की संततियों में 4 प्रकार के पादपों की संख्या में क्रमशः 9:3:3:1 का मतलब ये अनुपात में है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यही क्या कहलाता है, द्विसंकर संकरण कहलाता है, जिसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से ना बेटा हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, और वो क्या है, यह लक्षण अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसी को अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। सो आनुवंशिकता कार्य किस विधि द्वारा होता है। आनुवंशिकता कार्य मतलब एक ऐसे कार्य की बात चल रही है जहाँ पर एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन में जाती है ना। तो आपने क्या कभी सोचा है कि भाई हमारे पेरेंट्स के लक्षण हमारे अंदर कैसे हैं और हमारे लक्षण हमारी आने वाली पीढ़ी में देखने को कैसे मिलेंगे। तो सुनो, होता क्या है, कोशिका के डीएनए में, डीएनए बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। सो कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है, ठीक है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। मतलब क्या कहलाता है, उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। सो हमने देखा डीएनए जो है, डीएनए का एक ऐसा भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना या इंफॉर्मेशन होती है, वही उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में हम लेते हैं। उसको देखने के पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ये जीन पाए कहाँ जाते हैं। हमारे शरीर में होती है सेल, हिंदी में जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका किस में पाया जाता है, कोशिका की बात करें उसके अंदर, कोशिका किस में नहीं, कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होते हैं, डीएनए, एंड डीएनए के अंदर ही क्या पाई जाती है, यह आनुवंशिक इकाई पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन। आपके पेपर में कई बार यह असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही अवरोही क्रम में जमाने के लिए भी आ जाता है, ठीक है, ये जमाने के लिए भी कई बार आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पौधे बहुत ज्यादा लंबे, है ना, क्या आपने कभी सोचा है कि भैया जो कुछ पौधे हैं वो बहुत ज्यादा लंबे होते जाते हैं और कुछ पौधे जो है वो छोटे ही रह जाते हैं।
क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है, क्या रीज़न है ऐसा इसके होने के पीछे? हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। बिल्कुल, देखो क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें पौधे की लंबाई के लिए मैटर करती है। जैसे भैया उसको पोषक तत्व चाहिए होते, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते। भाई हमारे शरीर की भी ग्रोथ क्यों हो पाती है? क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन है ना, और जो दूसरे आवश्यक न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व है वो पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट निकल कर आता है, केवल मैम यही इंपॉर्टेंट होता है क्या? नहीं। जैसे हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए हमारे बॉडी में बेटा एसटीएच हार्मोन होता है जिसे हम सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन बोलते हैं। वो पाया जाता है, ठीक है ना। तो वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं, है ना, प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें भी कुछ विशेष हार्मोन पाए जाते हैं जो उसकी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं। अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधे के हार्मोन की मात्रा उस प्रक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा ये उत्पादित तो होता है। एंजाइम इस प्रक्रम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। यदि हम एंजाइम दक्षता से यदि यह एंजाइम अच्छे से काम करेगा ना तो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा और जो पौधे हैं ना वो कैसे होंगे? लंबे होंगे। यदि इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगी। हमने क्या देखा? यदि इस प्रोटीन के जो जीन होते हैं उसमें कुछ परिवर्तन आते हैं बनने वाली प्रोटीन की दक्षता पर इसका इफेक्ट होगा, यानी कि इसका प्रभाव होगा और वह कम दक्ष होगी। समझे कि नहीं आप? अतः बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कैसी होगी? कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों को क्या करते हैं, और जो जीन होते हैं वो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनक का समान रूप से योगदान होता है। बिल्कुल होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि लैंगिक जनन होता है। इसके दौरान जो संतति होती है उसमें डीएनए में दोनों ही जनक का समान रूप से क्या होता है भैया? योगदान होता है, माता का भी पिता का भी। तभी एक बच्चे में माता के भी लक्षण दिखाई देते हैं, पिता के भी लक्षण दिखाई देते हैं, है ना। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की एक प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे, ठीक है। संतति को ये क्या करेंगे? प्रदान करेंगे। इसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे और प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होगी। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिक कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां यानी कि 2 कॉपीज होती हैं। फिर इनसे जनन कोशिका में इसका एक सेट किस प्रकार बनता है? तो यदि संतति पौधे को जनक पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 8.5 में दर्शाया प्रयोग सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बोला है भाई, है ना। एंड इसी के साथ इसका मेन कारण ये है कि दोनों लक्षण कैपिटल आर, जो ऑलरेडी भी हम चित्र डिस्कस कर चुके हैं उसकी बात चल रही है। इसका मेन कारण ये है कि कैपिटल आर तथा स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे और स्वतंत्र रूप में आहरित ये नहीं हो सकते। इसे इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में यानी एक्चुअली में एक जीन सेट केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में ना होकर बल्कि डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होता है, जिसे हम एक्चुअली में क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 कॉपीज होती हैं। कितनी कॉपीज होती हैं? वो होती हैं 2 कॉपीज, है ना। और जिनमें से एक नर की होती है और दूसरा मादा जनक से ये प्राप्त होती है। और प्रत्येक जनन कोशिका चाहे वो पैतृक की हो या माता की हो, इससे गुणसूत्र के प्रत्येक जोड़े का केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका में जो है वो पाया जाता है, ठीक है। अब बात है जब 2 युग्मक, इसका मतलब किसकी बात चल रही है? नर युग्मक की। और किसकी बात चल रही है बेटा? मादा युग्मक की, है ना। नर युग्मक बोले तो क्या? स्पर्म, यानी कि क्या हो जाएगा? शुक्राणु। और मादा युग्मक बोले तो ओवम, यानी कि क्या हो जाएगा? अंडाणु हो जाएगा, ठीक है ना।
सो जब दो युग्मकों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागति की इस क्रियाविधि से मेंडल के प्रयोगों के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका जो उपयोग है वो लैंगिक जनन वाले सभी जीव करते हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी जीव होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा नहीं करते हैं, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, है ना। परंतु अलैंगिक जनन करने वाले जीव भी वंशागति के इन्हीं नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्या अब हम पता लगा सकते हैं कि वंशागति किस प्रकार इनमें होती है? तो चलो भाई, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, लिंग निर्धारण सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ते हैं। क्या होता है ऐसा कि किसी भी परिवार में बच्चे में ही अगर हम बात करें तो लड़के का जन्म होता है या फिर लड़की का जन्म होता है। ये एक ऐसी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं जो जनरल नॉलेज के लिए भी हमको पता होना चाहिए। पेपर में तो क्वेश्चन आते ही हैं, जनरल नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए कि एक लड़के के जन्म और लड़की के जन्म की बात आती है तो किसके क्रोमोसोम्स जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। है तो दोनों के, लेकिन किसके क्रोमोसोम्स के ऊपर ही लड़के का जन्म निर्भर होता है। चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ तक सबसे पहले तो अभी भी आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अभी भी आप सभी ने अगर सेशन को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले दो एकल जीव किसी न किसी रूप से एक प्रकार से भिन्न तो होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल फीमेल होते हैं दोनों में डिफरेंस तो होता है भैया। मेल की बात करेंगे, उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर 95% हमारे बॉडी के पार्ट सेम होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पार्ट होते हैं, कुछ ऐसे विशेष अंग या भाग होते हैं जिनके आधार पर हम एक लड़का और लड़की में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर होते हैं, इसीलिए कुछ प्राणियों में जैसे कुछ सरीसृप हो गए, लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या फिर क्या होगी, मादा होगी, है ना। घोंगे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवंशिक तो नहीं है, यानी इनमें जेनेटिकली ये लिंग निर्धारण नहीं होता है। मानव में लिंग निर्धारण जो है ना भैया, ये आनुवंशिक आधार पर होता है। अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं सो ह्यूमंस में सेक्स डिटर्मिनेशन जेनेटिकली होता है, आनुवंशिक रूप से होता है। हम दूसरे शब्दों में भी समझ सकते हैं कि जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की होगी, परंतु अभी तक हम मानते रहे हैं कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में आते हैं। यदि ये शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूप से युग्म नहीं होते, पूर्ण रूप से पेयर में नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों की कॉपीज होती है, प्रतिरूप होती है, कह सकते हैं कॉपीज होती है। इनकी संख्या 22 जोड़े होते हैं, परंतु एक युग्म जिसे लिंग सूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े के रूप में नहीं होते। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है जो कि क्या कहलाता है, दोनों एक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्स कहलाता है। चलो मैं आपको अब ये इससे समझाती हूँ, क्योंकि अब मैं जो बताने जा रही हूँ ना ये है भैया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखो क्या होता है ना, जैसे अगर हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है ना। अगर भाई मादा का एक्स गुणसूत्र और पुरुष का एक्स गुणसूत्र आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, हम बोलते हैं ना नर युग्मक और मादा युग्मक, यही आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं बेटा, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। तो हमने देखा कि मेल का एक्स गैमेट और फीमेल का भी एक्स गैमेट आपस में मिलकर जब इसने एक्स जाइगोट बनाया तो फिर होने वाला जो संतति है वो क्या होगी, हमेशा लड़की होगी। तो लड़की का जन्म कब होता है, जब मदर और फादर दोनों के ही एक्स गुणसूत्र आपस में क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और वहीं फिर लड़के का जन्म कैसे होगा, सो वहीं अगर हम बात करते हैं जैसे फीमेल का एक्स क्रोमोसोम
और मेल का वाई क्रोमोसोम जब ये आपस में मिलते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक, और फिर ये जायगोट बनाते हैं, तो फिर होने वाली संतति क्या है भैया, लड़का है। तो जनरली ये जो ब्लेम या ऐसा बोला जाता है ना कि भाई लड़की हुई है तो माता की वजह से ही हुई है, पहली बात तो किसी के वजह से नहीं होती, वो साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बात करें सो लड़के का जो जन्म है वो कहीं ना कहीं उसकी निर्भरता पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होती है, क्योंकि महिला के पास वाई क्रोमोसोम तो है ही नहीं भाई, वो तो पुरुष के पास है। और जब एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलेंगे तब जाकर ही किसका जन्म होता है, लड़के का जन्म होता है। पेपर में इससे बाकायदा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, लेकिन पुरुष में ये जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता, एक्स एक्स है ना, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का एक्स होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, वाई गुणसूत्र कहते हैं, पुरुष में होता है। अतः स्त्रियों में एक्स एक्स तथा पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम एक्स और वाई का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 8.6 में दर्शाया गया है, इसकी बात चल रही है। सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वे लड़का हो अथवा लड़की अपने माता पिता से एक्स गुणसूत्र जो है वो प्राप्त करते हैं। बिल्कुल एक्स गुणसूत्र तो उसे मिल ही रहा है ना, क्योंकि माता के पास तो एक्स गुणसूत्र है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने माता पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की होगी, और जिसे वाई प्राप्त हुआ है वो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। एग्जाम टाइम में कम टाइम में हमें एक पूरा वीडियो देखना था, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, वो मैंने आपको बता दिया। कैसा लगा आज का सेशन, इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, प्यारे प्यारे से कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।